आज का हमारा टॉपिक है इनकम टैक्स में मिलने वाले डिडक्शन से रिलेटेड। मतलब जब कोई पर्सन पैसा अर्न करता है तो वो पर्सन उस पर टैक्स देने से बचने के लिए कौन कौन से डिडक्शन ले सकता है। तो हमारी गवर्नमेंट ने बहुत से सारे डिडक्शन के बारे में बता रखा है कि अगर कोई पर्सन उन प्लेस पे कंट्रीब्यूट करता है जहाँ पे गवर्नमेंट ने बोल रखा हुआ है तो उसका डिडक्शन पाने का वह पर्सन राइट रखता है। तो वो डिडक्शन कौन से हैं? तो वो डिडक्शन है सेक्शन 80C से लेकर के 80U तक। 80C से 80U तक सेक्शन बताए गए हैं, जिसमें जैसा बोला गया है अगर वैसा आप करते हैं तो आप डिडक्शन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो हम जो भी डिडक्शन को डिस्कस करेंगे वो डिडक्शन आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात किया जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर साल जो आपका पेपर होता है उसमें एक क्वेश्चन 100% यहाँ से होता है। यूपीपीसीएल अकाउंटेंट का अगर आप पेपर देते हैं तो 1 मार्क्स आपका 100% यहाँ से पूछता है। और कोई पर्सन ग्रेजुएशन की प्रिपरेशन कर रहा है या फिर और कुछ कर रहा है तो उसमें भी 80C से क्वेश्चन बनते हैं, मीन्स 80C से लेकर के 80U तक। तो ये डिडक्शन जो हैं सारी डिडक्शन की लिस्ट बनी है, लेकिन हम सभी डिडक्शन को एक साथ डिस्कस नहीं कर सकते हैं। इसलिए आज जिस सेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे वो है 80C। 80C की जब आप बात करेंगे तो सेक्शन 80C में कौन कौन से डिडक्शन मिलेंगे वो अभी आपको बताते हैं। पहले नाम लिख लेते हैं कौन कौन से सेक्शन में आपको डिडक्शन मिलेगा। सेक्शन 80C में मिलेगा, फिर सेक्शन 80CCC में मिलेगा, फिर आपको सेक्शन 80CCD में मिलेगा। ठीक है। अब चाहे 80C की बात करें, चाहे 80CCC की बात करें, चाहे 80CCD की बात करें, तीनों की लिमिट जो है वो तीनों में मैक्सिमम 1,50,000 का छूट आप ले सकते हैं। यहाँ से भी, यहाँ पर भी मैक्सिमम 1,50,000 तक ले सकते हैं और यहाँ से भी मैक्सिमम 1,50,000 तक की छूट ले सकते हैं। ठीक है। लेकिन इसकी छूट, इसकी छूट और इसकी छूट, तीनों का छूट मिला करके 1,50,000 से भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तीनों का छूट मिला करके 1,50,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये आपको सेक्शन 80CCE में बताया गया। कहाँ पे बताया गया? सेक्शन 80CCE में। यहाँ पे बात किया गया एग्रीगेट डिडक्शन। एग्रीगेट डिडक्शन जो मिलेगा वो 1,50,000 का मिलेगा। कहने का सेंस ये हुआ कि अगर कोई पर्सन 80C में सपोज दैट 70,000 का डिडक्शन पाने के लिए एलिजिबल है, 80C में 90,000 पाने के लिए एलिजिबल है और यहाँ पर एक भी रुपया पाने के लिए एलिजिबल नहीं है, तो 80C और 80CCC के अकॉर्डिंग 19,000 प्लस 17,000 अगर ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 1,60,000। कितना हो जाएगा? 1,60,000 टोटल डिडक्शन बन रहा है। बट अकॉर्डिंग टू 80CCE
जो एग्रीगेट डिडक्शन ले सकते हैं वो ओनली 1,50,000 ही ले सकते हैं, तो आपको 1,50,000 का ही छूट मिलेगा, भले ही आपकी छूट 1,60,000 की क्यों न बन रही थी। ठीक है, मतलब कहने का सेंस बस इतना है कि मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि कोई इसमें थोड़ा सा कर दिया है कंट्रीब्यूशन, कुछ इसमें कर लिया, कुछ इधर से कर लिया, तो तीनों का मिला करके वो कितना ले सकता है, 1,50,000। अब आप यहाँ भी 1,50,000 किए हैं, यहाँ भी 1,50,000 किए हैं, यहाँ भी 1,50,000 करें तो 4,50,000 का डिडक्शन नहीं पाएंगे, सिर्फ कितना पाएंगे, 1,50,000। तो आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, एग्रीगेट डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 CCC इज, अमाउंट नीचे दिया रहेगा, जो भी अमाउंट आपका सही होगा वो टिक करना होगा, तो सही अमाउंट क्या है, 1,50,000। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि एग्रीगेट डिडक्शन कौन सी सेक्शन में मिलता है, एग्रीगेट डिडक्शन ₹1,50,000 कौन से सेक्शन में मिलता है। ऑप्शन के रूप में ये चारों सेक्शन आपके दिखते रहेंगे, जो सही होगा आप वो टिक कर लेंगे। क्लियर हो गया इतनी बात। 80C में 150, यहाँ पे 150, यहाँ पर भी 150, बट तीनों का मिला करके इस 80CCE के अकॉर्डिंग बताए हुए 150 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आई होप इतनी बात तो आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, अब हम बात करते हैं 80C में वो कौन कौन से वर्क हैं, वो कौन कौन से कंट्रीब्यूशन के प्लेस हैं जहाँ पे हम करेंगे तो उसका डिडक्शन हमें 80C में मिलेगा। तो उसकी बात कर लेते हैं कि कौन से प्लेस हैं। तो पहला है कंट्रीब्यूशन टू लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। ठीक है, अगर आप लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं, जिसको LIC भी बोलते हैं, ठीक, अगर आप LIC में कंट्रीब्यूशन करते हैं तो आपको डिडक्शन 80C में पाने का राइट होगा। इसके साथ साथ अगर आप कंट्रीब्यूशन स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड और सुपर एनुएशन फंड, इन सब में करते हैं तो उसका भी डिडक्शन 80C में पाने का राइट रखते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप घर को बनवाने के लिए कहीं से लोन ले रखे हैं, किसी बैंक से लोन ले रखे हैं, वो बैंक गवर्नमेंट बैंक है, तो आप किसी गवर्नमेंट बैंक से अगर लोन लिए हैं तो जो आपने घर को बनवाने के लिए लोन लिया था उस लोन का पेमेंट करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे। तो लोन का जो आप पेमेंट करेंगे उसका डिडक्शन भी 80C में आप पाएंगे। तो रीपेमेंट ऑफ लोन, और जानकारी के लिए यहाँ लिख लीजिए टेकन फॉर हाउस, घर को बनवाने के लिए लोन लिए हों। किसके लिए, जो आपने लोन लिया है वो घर को बनवाने के लिए लिया था, और उस लोन को अगर आप पे कर रहे हैं तो उसका डिडक्शन भी आप यहाँ पर पाएंगे। बट जो आपने लोन लिया था उस पर अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, क्या पे कर रहे हैं, इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट का डिडक्शन यहाँ पर नहीं मिलेगा। वो इंटरेस्ट का डिडक्शन आपको हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में मिलेगा। तो एक पॉइंट ये हुआ, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। चौथा बात करते हैं ट्यूशन फी, और इसमें लिख लीजिएगा मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन, 2 ही चिल्ड्रन का आपको मिलेगा भी। ठीक है, ट्यूशन फीस। अब ये ट्यूशन फीस क्या है, अभी उसके ऊपर भी डिस्कस करते हैं। फिर है कि आप FD करते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट करते हैं, तो फिक्स्ड डिपॉजिट देखा जाएगा कि आप कहाँ किए हैं। अगर आप फिक्स्ड डिपॉजिट शेड्यूल बैंक में किए हैं तो आपको डिडक्शन मिलेगा 80C में। दूसरा, अगर आपने डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस में किया है तो भी आपको यहाँ पर 80C में डिडक्शन मिलेगा। लेकिन ध्यान रखना है, फिक्स्ड डिपॉजिट जो आपने किया है वो फिक्स्ड डिपॉजिट
5 साल से कम नहीं होना चाहिए, मोर देन 5 ईयर होना चाहिए, है ना। जो टाइम पीरियड होगा वो 5 साल से कम का नहीं होना चाहिए। अगर आपने एफडी 5 साल से कम के लिए कर रखा है तो फिर उसका डिडक्शन 80C में आपको नहीं मिलेगा। क्लियर हो गया। तो कौन कौन से डिडक्शन आपको मिलते और भी हैं इसमें, लेकिन जो बेसिक थे उसी के बारे में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, जो एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। बाकी कराने पे आए तो पूरा वाइट बोर्ड भर जाएगा सिर्फ 80C का डिडक्शन समझाने में। ठीक है, तो बेसिक पढ़ लीजिए। बाकी अगर और कुछ आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप दिए हुए नंबर पे कॉल करके भी पूछ सकते हैं या कमेंट भी करके पूछ सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। अगर 80C से कुछ आप इसके अलावा भी जानना चाहते हैं तो ये हमारे सामने 5 पॉइंट हैं जिसका डिडक्शन हम 80C में पाते हैं। अब एक एक के ऊपर डिस्कस भी कर लेते हैं। LIC की अगर आप बात करेंगे तो ये देखा जाएगा कि LIC आपने कब कराया। अगर आपने LIC 1/4/2012 के पहले कराया है, बिफोर कराया है, ठीक है, तो जो एश्योर्ड अमाउंट होगा, कौन सा वर्ड यूज किए हैं, एश्योर्ड अमाउंट जो होगा उसका 20%, उसका 20% मैक्सिमम डिडक्शन आप एश्योर्ड अमाउंट का 20% पा सकते हैं। तो अब ये एश्योर्ड अमाउंट क्या है पहले ये समझ लेते हैं। एश्योर्ड अमाउंट का मतलब होता है मैच्योरिटी वैल्यू। एश्योर्ड अमाउंट का मतलब क्या है, मैच्योरिटी वैल्यू। मैच्योरिटी वैल्यू का 20%। जैसे आपने LIC कराया, LIC की मैच्योरिटी वैल्यू 8 लाख है। कितना है, 8 लाख। तो 8 लाख का 20% निकाल देंगे तो कितना आएगा, 160। तो 1,60,000 तक का डिडक्शन आप ले सकते हैं 80C में। क्लियर। इसके बाद 1/4/2012 के बाद, इसके बाद अगर आपने कराया है ऑन या आफ्टर, मतलब 1/4/2012 को ही कराए हैं या 1/4/2012 के बाद अगर आपने कराया है तो उस केस में 10% ऑफ एश्योर्ड अमाउंट। एश्योर्ड अमाउंट का 10% कैसे निकलेगा, वो जो तरीका इधर बताएं वही तरीका यहाँ के लिए भी हो जाएगा। तो LIC की डेट मालूम हो गई, 1/4/2012 के पहले का है तो 20% एश्योर्ड अमाउंट का, और बाद का है तो 10%। ये भी आपका क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है कि इफ इंश्योरेंस प्रीमियम टेकन बिफोर 1 अप्रैल 2012 द डिडक्शन विल बी 20% ऑफ एश्योर्ड अमाउंट, 10% ऑफ एश्योर्ड अमाउंट, 15% ऑफ एश्योर्ड अमाउंट। तो अगर आपको आता रहेगा तो आप आराम से टिक कर लेंगे। तो 20% होगा बिफोर के केस में, आफ्टर के केस में 10%। ये हो गया LIC की बात। इसके साथ साथ अब बात कर लेते हैं कि जो पर्सन LIC कराता है, कभी कभी उसका जो भी चिल्ड्रेन है या जो स्पाउस है या जो डिपेंडेंट पर्सन है, डिपेंडेंट पर्सन का मतलब सिस्टर एंड ब्रदर, ठीक है, तो इसमें से कोई भी एक पर्सन डिसेबल हो, क्या हो, डिसेबल हो, डिसेबिलिटी हो, या किसी डिसीज से सफ़र कर रहा हो, कोई बीमारी उसको हुई हो, कोई डिसीज उसको हुई हो, तो उस बीमारी से अगर वो सफ़र कर रहा है तो उस केस में उसको 15% ऑफ एश्योर्ड अमाउंट का मिलेगा, एश्योर्ड अमाउंट का मिलेगा। बट शर्त ये है कि उसका इंश्योरेंस 1/4/2013 या 13 के बाद हुआ हो, ऑन या आफ्टर का हो, ठीक है। तो 15% डिसेबल पर्सन के केस में, या जिसकी डिसीज हो। डिसीज कौन सी हो सकती है, एड्स का डिसीज अगर हुआ है तो जो भी
इंश्योरेंस उस पर्सन का कराया गया है उसका 15%, कैंसर हुआ है या फिर किडनी से रिलेटेड कोई बीमारी है तो इन सब टाइप की बीमारी के केस में 15% डिडक्शन मिलेगा। तो 80C में डिडक्शन क्लियर हो गया। ये भी आपका क्वेश्चन एग्जाम का बन सकता है कि डिसेबिलिटी पर्सन के केस में इंश्योरेंस पे कितना डिडक्शन मिलता है, तो आंसर होगा 15%। तो 80C में यही डिडक्शन आपको मिलेगा अगर आप ऐसा करते हैं तो इसको आप नोट कर लीजिए। 80C के बाद जो अगला पॉइंट है, ये सब इजी पॉइंट है, ट्यूशन फीस के बारे में समझाते हैं। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, सुपर एनुएशन फंड में जो भी आप कंट्रीब्यूट करते हैं उसका भी डिडक्शन आपको 80C में मिलता है। जो भी कंट्रीब्यूट आप कर रहे हैं उसका डिडक्शन पाएंगे। अगर आप लोन रीपेमेंट कर रहे हैं, जो आपने लोन लिया है उसका जो भी इंस्टॉलमेंट पे किया वो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट यहाँ आपको डिडक्शन मिलेगा। तो इसमें कुछ बताने लायक नहीं है। आगे जो डिस्कस करते हैं वो करते हैं ट्यूशन फीस के बारे में। तो ये पॉइंट जो इधर लिख करके समझाएं इसी को आपको लिखना है। वीडियो को पॉज कर लीजिए, लिख लीजिए, फिर आगे आप देखिएगा, है ना। अब हम बात करते हैं किसकी, ट्यूशन फीस की। ध्यान रखिएगा, ट्यूशन फीस की जब आप बात करेंगे तो ट्यूशन फीस में डिडक्शन पाने की शर्त क्या है कि आपका जो बच्चा पढ़ता हो वो, ट्यूशन फीस की अब हम बात करते हैं, इसका भी एक्सप्लेनेशन यहीं ऊपर लिखते हैं, लेकिन समझ जाइएगा पॉइंट ट्यूशन फीस की ही बात हो रही है। जो भी आपका बच्चा पढ़ता हो, किसी स्कूल में हो, यूनिवर्सिटी में हो, ऐसी जगहों पे अगर पढ़ता है, ट्यूशन नहीं लिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस को नहीं लिया जाएगा। कोचिंग में पढ़ाते हैं उसकी फ़ीस अगर आप डिडक्शन लेना चाहते हैं तो वो नहीं पाएंगे। सिर्फ स्कूल और कॉलेज की बात हो रही है, यूनिवर्सिटी की बात हो रही है। वहाँ पे अगर आपका बच्चा पढ़ता है तो आपको जो डिडक्शन पाने का राइट 80C में होगा। बट ध्यान रखिएगा, जब आप फीस जमा करते हैं ना तो फीस रिसीप्ट जो आपको मिलती है उसमें आप देखेंगे तो बहुत सारे लिस्ट लिखे होते हैं, जैसे ट्यूशन फीस 2000, बिल्डिंग फीस 5000, बस का फीस 6000 और भी एक्सेट्रा ऐसे करके लिखा है। टोटल लिखा है 25,000। तो आप 80C में डिडक्शन ट्यूशन फीस के रूप में 25,000 पाने का नहीं रखेंगे, है ना, बल्कि कौन सा अमाउंट पाएंगे, तो जो रिसीप्ट में ट्यूशन फीस के सामने अमाउंट मेंशन है बस उतना ही डिडक्शन आप पाने का राइट ट्यूशन फीस के रूप में पाएंगे। ठीक है, ट्यूशन फीस के रूप में जो ट्यूशन फीस के सामने अमाउंट मेंशन है बस उतना ही, बाकी ये जो लिखे हुए हैं वो सब नहीं कंसीडर होते हैं 80C में डिडक्शन पाने के टाइम। ठीक है, और मैक्सिमम कितने बच्चों का पाएंगे, 2 बच्चे का, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बच्चों का आप ले सकते हैं। मतलब आपके पास अगर 3 बच्चे हैं और तीनों बच्चों को आप पढ़ाते हैं तो उसमें से जो 2 बच्चों का हाईएस्ट ट्यूशन फीस आपका जा रहा हो उन्हीं दोनों बच्चों के फीस के डिडक्शन के लिए क्लेम करिएगा, जो कम है उसको छोड़ दीजिएगा, क्योंकि 80C में डिडक्शन पाने के लिए सिर्फ 2 बच्चे ही अलाउड किए गए हैं। इसके बाद लास्ट पॉइंट है फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट मतलब सीधा सीधा आप पैसा अपना FD के रूप में कर दिए हैं शेड्यूल बैंक में या पोस्ट ऑफिस में। टाइम उसका होना चाहिए मोर देन 5 ईयर। अगर 5 साल के ज़्यादा समय के लिए किया गया है तो आप यहाँ डिडक्शन पाएंगे, नहीं तो नहीं पाएंगे। तो ये चाहे LIC का पेमेंट हो, चाहे इसका हो, चाहे इसका हो, इसका हो, इसका, सभी का मिला करके, इन सभी का पेमेंट मिला करके मैक्सिमम कितना छूट ले सकते हैं, 1,50,000। 1,50,000 रुपये से ज़्यादा छूट आप 80C में नहीं पा सकते हैं। सपोज दैट इन सब का कंट्रीब्यूशन मिला के 1,50,000 क्रॉस करता है तो 80C में सिर्फ और सिर्फ 150 का ही आप डिडक्शन पाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं पाएंगे। तो आई होप 80C आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब बात करते हैं 80CCC की। ये 80CCC क्यों आया? आप लोगों ने देखा कि पहले पेंशन चलती थी, आदमी रिटायर होता था, पेंशन पाता था। आज की डेट में देखेंगे तो पेंशन की स्कीम बंद हो चुकी है। तो अब क्या है कि जो पर्सन जिस दिन रिटायर होगा बस उतने ही दिन तक कमाएगा, उसके बाद जो भी कमा के रखा है उसी से अपना जीवन यापन चलाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट का कहना है कि आपको जिस दिन हम रिटायर कर देंगे उस दिन के बाद से हम आपको 1 भी रुपया नहीं देंगे। तो सोचिए,
अगर वो 60 ईयर की एज में रिटायर होता है और उसके पास अब एक भी अर्निंग का स्रोत नहीं बचा, तो वो अपना जीवन यापिका कैसे करेगा? तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए बहुत सी सारी कंपनियां, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी और गवर्नमेंट भी आगे आई कि भाई पेंशन तो बंद हो गया आपका, लेकिन आप जो कमा रहे हैं उसी में से थोड़ा थोड़ा बचा के आप रखते हुए चलिए, तो जब आप रिटायर होंगे तो हम आपको एज ए पेंशन के रूप में पैसा देंगे। ठीक है, गवर्नमेंट आपको नहीं देना चाहती है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप हमारे यहाँ कुछ पैसा पेंशन स्कीम में थोड़ा थोड़ा करके जमा करते हैं, तो 60 साल के बाद जब आप रिटायर होंगे तो हम आपको पेंशन देंगे। तो अगर कोई भी पर्सन ऐसा करता है, ज़रूरी नहीं कि वो गवर्नमेंट ही एम्प्लॉय हो, वो एक प्राइवेट सेक्टर का भी एम्प्लॉय हो सकता है कि भाई 60 साल के बाद मुझे भी पेंशन चाहिए तो मैं क्या करूं, तो वो भी पेंशन स्कीम में अपना पैसा जमा कर सकता है। तो अगर कोई पर्सन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन मीन्स प्राइवेट कंपनियों के साथ पैसा जमा कर रहा है, तो वो डिडक्शन के लिए क्लेम करेगा 80CCC में। लेकिन अगर गवर्नमेंट के थ्रू अप्रूव्ड किए गए पेंशन स्कीम में अगर पैसा जमा कर रहा है तो उसकी डिडक्शन वो पाएगा 80CCD में। क्लियर हो गया ये दो बातें। 80CCC में क्या पाएगा कि 80CCC में अगर वो किसी प्राइवेट कंपनी के साथ डील कर रहा है, मीन्स किसी प्राइवेट कंपनी के पेंशन स्कीम में पैसा कंट्रीब्यूट करता है, तो डिडक्शन 80C मिलेगा। और 80CCD में डिडक्शन वो पाएगा तब जब वो किसी गवर्नमेंट के थ्रू अप्रूव्ड की गई पेंशन स्कीम में पैसा जमा करता हो तब। तो गवर्नमेंट के थ्रू अप्रूव्ड की गई कौन सी पेंशन स्कीम है, तो आप लोग जानते हैं अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना में अगर कोई पर्सन पैसा जमा कर रहा है पेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो डिडक्शन 80CCD में क्लेम करेगा। अगर अटल पेंशन योजना के अलावा किसी पेंशन स्कीम में पैसा जमा कर रहा है, तब फिर वो डिडक्शन 80CCC में करेगा, यहाँ डिडक्शन पाएगा। दोनों की लिमिट 1,50,000 1,50,000 ही है, बस कंडीशन कुछ अलग है। क्या अलग है? यहाँ पे आप कंट्रीब्यूट करिए 150 का डिडक्शन की क्लेम करिए बस। लेकिन यहाँ की बात करेंगे तो ये थोड़ा सा टिपिकल है। इसकी बात करेंगे तो यहाँ कहता है कि भैया आप तो जो डोनेशन कर रहे हो करो, उसका तो डिडक्शन देंगे, लेकिन एक शर्त लगा करके कि अगर कोई पर्सन सैलरी पाने वाला है, क्या पाने वाला है? सैलरी पाने वाला है, तो वो अपनी सैलरी का 10% ऑफ हिज सैलरी केवल पेंशन स्कीम में जमा करे तो उसका डिडक्शन देंगे। अगर वो उससे ज़्यादा जमा करता है तो ज़्यादा का डिडक्शन नहीं देंगे। सिर्फ कितना परसेंट? 10%। सैलरी होल्डर कोई पर्सन है तो, जैसे सपोज दैट किसी पर्सन की सैलरी साल भर की 10 लाख बनती है, तो 10 लाख का अगर 10% कंट्रीब्यूट करता है, मतलब 1 लाख रुपए तक अटल पेंशन योजना में वो जमा करता है, साल भर का 1 लाख रुपए अटल पेंशन योजना में जमा करता है, तो उसको 80CCD में 1 लाख रुपए तक का डिडक्शन पाने का राइट होगा। लेकिन वही पर्सन 10 लाख का 20% मीन्स 2 लाख रुपया कंट्रीब्यूट करता है, तो पहली चीज तो 1.5 से ज़्यादा तो डिडक्शन नहीं मिलेगा, वही रिस्ट्रिक्शन, और दूसरी 10% से ज़्यादा डिडक्शन नहीं पाएगा। तो 20% के हिसाब से नहीं मिलेगा, सिर्फ कितने परसेंट से? 10% से। क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिएगा, कंफ्यूज होंगे तो एग्जाम में आप क्वेश्चन गलत जरूर कर देंगे। ठीक है, तो 10% ऑफ हिज सैलरी का डिडक्शन उसको मिलेगा अगर वो सैलरी पाता है। तो सैलरी के अलावा अदर केस में, जैसे जो बिजनेसमैन है, भाई बिजनेसमैन को तो कोई सैलरी देता नहीं, अपना व्यवसाय करता है, कमाता है, तो उसके केस में बोला गया कि आप पूरे साल भर में जितना पैसा कमाएंगे उसका ग्रास टोटल इनकम का 20%।
ग्रास टोटल इनकम का 20% अगर वो कंट्रीब्यूट करता है अटल पेंशन योजना में तो उसका डिडक्शन OTCCD में मांग सकता है, लेकिन 20% से ज़्यादा अगर करता है तो फिर उसे भी डिडक्शन नहीं मिलेगा अगर वो अटल पेंशन योजना में कर रहा है तो। सिर्फ 20% के ऊपर का जो भी डोनेशन होगा, जो भी कंट्रीब्यूशन होगा, वो नहीं मिलेगा डिडक्शन के रूप में। क्लियर हो गया। अब ग्रास टोटल इनकम क्या होता है, तो कोई अदर केस है तो ग्रास टोटल इनकम में उसका क्या क्या आ सकता है, हाउस प्रॉपर्टी से भी इनकम हो सकती है, बिजनेस प्रोफेशन से भी हो सकता है, कैपिटल गेन से भी हो सकता है, अदर इनकम से भी हो सकता है। इन चारों हेड की इनकम को जोड़ेंगे तो उसकी ग्रास टोटल इनकम आएगी, उसका 20%। क्लियर हो गया। सिर्फ बिजनेसमैन है तो ऐसा नहीं केवल बिजनेस के हेड का, सिर्फ बिजनेस का नहीं, चारों हेड का जोड़ करके ग्रास टोटल इनकम निकलेगा, उसका 20% अगर वो कंट्रीब्यूट कर रहा है तो 80CCD में डिडक्शन पाने का राइट रखेगा। क्लियर। अगली बात करते हैं, जो सैलरी होल्डर पर्सन है, अब वो हो सकता है कि गवर्नमेंट हो या अदर केस का भी हो, मतलब वो गवर्नमेंट हो सकता है या नॉन गवर्नमेंट हो सकता है। गवर्नमेंट होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकता है, स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकता है कि नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकता है, तो स्टेट प्लस अदर को सेम ट्रीट किया जाता है अटल पेंशन योजना के कंट्रीब्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेंट्रल गवर्नमेंट को अलग ट्रीट किया जाता है। यहाँ पे क्या कहा कि जितना वो कर रहा है वो तो डिडक्शन पाएगा, उसके साथ साथ उसका जो एम्प्लॉयर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के केस में अगर उसका एम्प्लॉयर 14% का डिडक्शन करता है तो वो भी उसकी छूट पाएगा अटल पेंशन योजना में। उससे ज़्यादा अगर करता है तो एक्सेज वाला टैक्सेबल हो जाएगा उसकी सैलरी के लिए। ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है या अदर केस का एम्प्लॉई है तो 10%, यहाँ 14% और यहाँ 10% उसकी सैलरी का है ना, ये भी जानते रहिएगा, सैलरी का ही 10% हो इतना। मतलब अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है तो वह एम्प्लॉई अपने सैलरी का 10% जो कंट्रीब्यूट करेगा उसका भी डिडक्शन पाएगा। उसके साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट अगर उसकी सैलरी का 14% अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन अटल पेंशन योजना में कर रही है तो 14% तक करेगी तब तो डिडक्शन पा जाएगा। सपोज दैट उससे ज़्यादा अगर करती है, जैसे उसकी सैलरी 10 लाख थी, उसकी सैलरी कितनी है 10 लाख, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट 14% कंट्रीब्यूट करती है मतलब 1,40,000 सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया, 10% के हिसाब से 1 लाख उसने दिया, तो टोटल कितना हुआ 2,40,000। तो 2,40,000 का डिडक्शन यहाँ नहीं कंसिडर होगा, डिडक्शन लिए ये हटा देते हैं, ये 1 लाख रुपए का डिडक्शन ले लेगा। उसके साथ साथ सपोज दैट अगर उसका एम्प्लॉयर 14% की जगह 20% का कंट्रीब्यूशन करता है, मतलब 2 लाख का कंट्रीब्यूशन करता है, तो उस केस में 1,40,000 तो डिडक्शन पा जाएगा, 1,40,000 का डिडक्शन पा जाएगा, लेकिन बचा हुआ 60,000 उसकी सैलरी में जाके टैक्सेबल हो जाएगी, उसकी इनकम मान ली जाएगी। ठीक है। ऐसे ही स्टेट गवर्नमेंट के भी केस में और अदर एम्प्लॉय के भी केस में देख लेंगे। तो इस तरीके से 80C, 80CC, 80CCD तीनों सेक्शन के थ्रू क्या क्या डिडक्शन कैसे कैसे मिलने वाला है वो आपको पता चल गया। अब बात कर लेते हैं 80CCE की। 80CCE में तीनों सेक्शन से मिला करके टोटल अमाउंट जोड़ लीजिए और वो तीनों सेक्शन का टोटल अमाउंट 1,50,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम 1,50,000 तक का डिडक्शन मिलेगा। क्लियर हो गया। अब कोई भी इंडिविजुअल पर्सन है या HUF है, उसको 1,50,000 का एग्रीगेट डिडक्शन 80CCE में मिलेगा। उसके साथ साथ 80CCD में डिडक्शन पाने के साथ साथ एक सेक्शन और है 80CCD का 1B, 80CCD का 1B एक सेक्शन और है, उसमें उस एम्प्लॉयर को एडिशनल डिडक्शन 50,000 रुपीज़ का मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में पूछा जाता है।
कि एडिशनल डिडक्शन 80cc D1B के अकॉर्डिंग मैक्सिमम कितना मिलता है, तो कितना है 50,000। या फिर 50,000 का एडिशनल डिडक्शन किस सेक्शन में मिलता है, तो 80cc D का 1B में। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये कह सकते, और ध्यान रखिएगा ये 80cc D1B में जो 50,000 का एडिशनल डिडक्शन मिलता है ये 1,50,000 के अलावा मिलता है, ऐसा नहीं कि ये इसमें कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, क्लियर। दूसरी बात, आपका लिखा है 1,50,000 का जब हम मैक्सिमम लिमिट कंसीडर करेंगे तो ये एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कंसीडर नहीं होगा, इसीलिए यहां पर हटवा दिए थे कि एम्प्लॉयर वाला नहीं जोड़ना है, केवल इसका ये कंसीडर नहीं होता है डिडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिर्फ ये होता है। ये किस लिए बताया गया, ये सिर्फ इसलिए बताया गया कि अगर इससे एक्सेस कंट्रीब्यूट करता है तो एक्सेस वाला पार्ट टैक्सेबल सैलरी बन जाएगा, सिर्फ इसलिए बताया गया। ठीक है, एडिशनल डिडक्शन 50,000 का सेक्शन 80cc D1B में मिलेगा, ये जानते रहिएगा। तो इस तरीके से अगर आपसे क्वेश्चन में कुछ भी पूछ ले, डिडक्शन ऑफ ट्यूशन फीस अंडर सेक्शन नाम दिया रहेगा तो आपको बताना पड़ेगा 80C में मिलता है ट्यूशन फीस, है कि नहीं। अटल पेंशन योजना में कंट्रीब्यूट किया गया एम्प्लॉय का डिडक्शन डोनेशन कंट्रीब्यूशन कौन से सेक्शन में, तो 80cc D में। तो ये पॉइंट आप जानते रहिएगा। क्वेश्चन बनने का चांस एडिशनल डिडक्शन से, क्वेश्चन बनने का चांस अटल पेंशन योजना से, और क्वेश्चन बनने का चांस एग्रीगेट डिडक्शन से, मैक्सिमम एग्रीगेट डिडक्शन से क्वेश्चन बनने का चांस अटल पेंशन योजना में प्राइवेट एम्प्लॉय के थ्रू, एक बिजनेसमैन के थ्रू कंट्रीब्यूट किए गए कंट्रीब्यूशन पर कितना डिडक्शन, रेट मेंशन होगा 20%, 10%, 15%, तो मैक्सिमम 20%, है कि नहीं। तो आई होप आप लोग अच्छे से सेक्शन 80C के बारे में सीख गए होंगे। फिर भी कहीं कुछ भी आपको कंफ्यूज कर रहा है तो बेशक आप कमेंट बॉक्स में आकर के पूछ सकते हैं। इसके बाद जो हम कंटिन्यू करने वाले हैं वो है हमारा सेक्शन 80D। कौन सा सेक्शन अब डिस्कस करेंगे, 80D, डी से डॉक्टर। ठीक है, तो डॉक्टर के पास दवा लेते हैं ना, तो वो कुल मिलाकर के 80D में हम बीमारियों से रिलेटेड बात करेंगे। तो अभी इसको नोट करिए, फिर हम बात करते हैं सेक्शन 80D में क्या डिडक्शन मिलेगा और कैसे डिडक्शन मिलेगा उसके बारे में।